Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is the class of science of standard 10th and we are continue our chapter number 6 life processes. In the previous class we were talking about the nutrition in human beings. With that we already discussed about a kind of nutritional process and some kind of process which are known as life processes. In this, now we will move to the new topic, respiration process. So, our next topic is respiration process. श्वसन प्रक्रिया हमारा अगला टॉपिक है respiration. To understand it, we will do or we will understand an activity given, and that activity is activity number 6.4. उसको समझेंगे और एक्टिविटी नंबर 6.4 से समझेंगे, तब इसके बारे में और ज़्यादा बात करेंगे कि रेस्पिरेशन प्रोसेस अपने आप में होता क्या है. उसको शुरू करने से पहले हम एक्टिविटी की बात करें तो इसमें दो काम हमें करने हैं. फर्स्ट वी हैव टू टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स फिल्ड विद फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर. 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है और दोनों टेस्ट ट्यूब्स को, एक टेस्ट ट्यूब आपने ये लेनी है और एक टेस्ट ट्यूब और लेनी है इस तरीके से, और दोनों टेस्ट ट्यूब्स के अंदर हमने लाइम वाटर को फिल कर रखा है. आफ्टर दैट वी हैव टू ब्लो सम एयर इनटू द लाइम वाटर with the help of a syringe in first and in the other with the help of mouth. एक में सिरिंज के इस्तेमाल से लाइम वाटर के अंदर एयर को पास कराना है, दूसरे के अंदर माउथ मुंह से इसके अंदर एयर ब्लो करनी है. आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, वी हैव टू ऑब्जर्व बोथ द टेस्ट ट्यूब्स. कुछ समय के बाद इन टेस्ट ट्यूब्स को हमें ऑब्जर्व करना है कि कौन सी टेस्ट ट्यूब के अंदर रखा हुआ जो लाइम वाटर है वो पहले मिल्की हो जाएगा. Lime water of which test tube turns milky first? कौन सा lime water पहले मिल्की हो जाएगा? If we see and we observe that the test tube number 2 टेस्ट ट्यूब नंबर 2 जो है, यानी कि दूसरी टेस्ट ट्यूब जो है, उसके अंदर रखे हुए मिल्क उसके अंदर रखा हुआ लाइम वाटर जो है वो पहले मिल्की हो जाएगा, दूधिया हो जाएगा, वहीं पर पहले वाला बाद में होगा. इट इज बिकॉज ऑफ ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन वी एक्सहेल द कार्बन डाइऑक्साइड. इस दौरान जब हम इसके अंदर एयर ब्लो करेंगे विद द हेल्प ऑफ आवर माउथ, मुंह से, तो हम अपने मुंह से श्वसन प्रक्रिया के दौरान, रेस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिमूव करते हैं, और वो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में रिलीज होती है. वो जल्द से जल्द इस लाइम वाटर के साथ रिएक्शन करके यहाँ पर एक वाइट प्रेसिपिटेट बना लेगी, इस लाइम वाटर को मिल्की कर देगी, और वहीं पर पहले के अंदर रखा हुआ लाइम वाटर जो है वो मिल्की होगा नहीं, या मिल्की होने में उसको काफ़ी लंबा समय लगेगा,
and the reason behind it is that the concentration of carbon dioxide is less in atmosphere. एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन है वो अपने आप में कम होता है। तो जो एयर हमने सिरिंज के अंदर एटमॉस्फेयर के अंदर से भरी थी वो एयर इसको मिल्की करेगी नहीं, या करेगी तो उसको होने में काफ़ी लंबा समय लगेगा। रीज़न उसका ये है कि एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन है वो अपने आप में बहुत कम है। और वहीं पर दूसरे वाले केस में जो हम लोग रेस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, दैट इज इन मोर क्वांटिटी, वो अपने आप में ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। दैट्स व्हाई इट टर्न्स द लाइम वाटर मिल्की फास्टर देन द सिरिंज नंबर और टेस्ट ट्यूब नंबर 1। पहले के कंपेरिजन में दूसरे वाला जो लाइम वाटर है वो अपने आप में जल्दी मिल्की हो जाएगा। नाउ one more activity is given, activity number 6.5. You have to do it in at your home। घर पे इसको करेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये हमें क्या समझाने की कोशिश यहाँ पर कर रही है। Till now we have discussed about the nutritional process in the last section। अब तक अगर हम बात करें लास्ट सेक्शन में, अब तक हमने जो पढ़ा है वो न्यूट्रिशनल प्रोसेस के बारे में पढ़ा है कि न्यूट्रिशनल प्रोसेस होता क्या है और न्यूट्रिशन ह्यूमन बीइंग्स के अंदर किस तरीके से होता है। द फूड मटेरियल विच वी टेकन इन द ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, वो फूड मटेरियल जो कि न्यूट्रिशन प्रोसेस के दौरान लिया जाता है इज यूज्ड बाय द सेल्स एंड टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। वहाँ से जो फूड हम लोग लेते हैं, फूड मटेरियल विच वी टेकन फ्रॉम द आउटसाइड, एंड दैट फूड मटेरियल इज यूज्ड अप बाय द सेल्स, and after the utilization of that food material the cell generate energy। वहाँ पर सेल्स जब उस फूड मटेरियल का इस्तेमाल कर लेते हैं तो वहाँ से एक तरीके से एनर्जी जनरेट होती है, जो एनर्जी उन बॉडी के अंदर होने वाले जो लाइफ प्रोसेसेस हैं, किसी भी तरीके का लाइफ प्रोसेस हो जो मैंने आपको पहले गिना रखे हैं, उन सभी के होने के लिए अपने आप में जरूरी रहता है। डाइवर्स ऑर्गेनिज्म डू दिस इन डिफरेंट वेज। कुछ जो हैं अलग अलग एनिमल्स जो हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो हैं, इस तरीके की जो प्रोसेस हैं वो करने के तरीके अलग अलग अपनाते। मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इज डन इन डिफरेंट वेज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स। अलग अलग तरीके के एनिमल्स के अंदर, अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिज्म के अंदर एनर्जी जनरेट करने का जो तरीका है वो अपने आप में अलग अलग होता है। Some use oxygen to break down the glucose molecules in the form of carbon dioxide and water molecules। इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं और ऑक्सीजन के इस्तेमाल से ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स विच वी टेकन इन द फूड and break down that glucose molecules into carbon dioxide and water। और ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके उस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में बदल देते हैं। एंड सम अदर्स डू नॉट डू दिस प्रोसेस, और कुछ ऐसे होते हैं जो इस तरीके का प्रोसेस वो नहीं कराते। दैट मीन्स सम अदर organism do not want any oxygen to perform the same process। और जहाँ पर दूसरे तरीके के ऑर्गेनिज्म है वो उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती नहीं है। यानी कि रेस्पिरेशन प्रोसेस की हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो रेस्पिरेशन प्रोसेस में हम दो तरीके के प्रोसेस को जानते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन प्रोसेस। वन इज नोन एज द एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस and other one is the anaerobic respiration process।
One is done in presence of oxygen and so the other one is done in absence. In both the processes means in anaerobic respiration or in aerobic respiration, the first step is to break down the glucose completely into 6 carbon molecules into 3 carbon molecules compound pyruvate. 6 मॉलिक्यूल कंपाउंड जो कि ग्लूकोज है उसको 3 मॉलिक्यूल कार्बन कंपाउंड पायरुवेट में बदलना पहला स्टेप होता है और ये हर एक तरीके के प्रोसेस के अंदर होता है, चाहे वो एरोबिक हो चाहे वो एनएरोबिक हो। तो पहले ग्लूकोज को पायरुवेट में कन्वर्ट किया जाता है और ये जो प्रोसेस होता है जहाँ पर ग्लूकोज को पायरुवेट में कन्वर्ट कराया जाता है वो प्रोसेस साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। एंड फर्दर द पायरुवेट मे बी कन्वर्टेड इनटू कार्बन इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। पहले होता क्या है, पहले ग्लूकोज पायरुवेट की फॉर्म में टूट जाते हैं एंड देन पायरुवेट इज कंप्लीटली ब्रेक डाउन इनटू इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो अब ये प्रोसेस इस तरीके से यहाँ पर पूरा हो पाता है। दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन यीस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन और ये प्रोसेस हमें फर्मेंटेशन के दौरान देखने को मिलेगा। फर्मेंटेशन इज अ प्रोसेस, फर्मेंटेशन की अगर हम बात करते हैं तो एक तरीके का प्रोसेस है जिसमें जो शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपने आप में एसिड्स या कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्म में बदल जाते हैं। अगर इसी में आगे अगर हम बात करते हैं, ये एक तरीके का जो प्रोसेस है जो एब्सेंस ऑफ एयर होता है। ये एयर की प्रेजेंस में ये प्रोसेस नहीं होता और एब्सेंस ऑफ एयर होने के कारण इसको एनएरोबिक रेस्पिरेशन के नाम से जाना जाता है। ये प्रोसेस अपने आप में एयर के एब्सेंस में होता है, इसलिए इसको एनएरोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस कहते हैं। पायरुवेट का जो टूटना है ऑक्सीजन के इस्तेमाल से वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट वेयर द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट इज डन इन बाय द यूजिंग ऑफ द ऑक्सीजन। तो माइटोकॉन्ड्रिया वो साइट है जहाँ पर पायरुवेट का ब्रेकडाउन चलता है ऑक्सीजन के इस्तेमाल से। इस प्रोसेस के समय पर पायरुवेट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में टूट जाता है और दूसरा प्रोडक्ट जो मिलता है वो अपने आप में वाटर होता है। ये प्रोसेस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। ये अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में जो पायरुवेट है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में बदल जाते हैं और ये होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। इस तरीके के रेस्पिरेशन प्रोसेस को एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस अपने आप में इसको कहा जाता है। द एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द एरोबिक रेस्पिरेशन और in anaerobic respiration is different। जो एनर्जी एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान प्रोड्यूस होती है और जो एनर्जी
एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान प्रोड्यूस होती है वो दोनों अपने आप में अलग अलग होती है, अलग अलग क्वांटिटी में होती हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान प्रोड्यूस की गई एनर्जी अपने आप में ज़्यादा होती है एन एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस के कंपैरिजन में। और वहीं पर जब ये प्रोसेस ऑक्सीजन की कमी के अंतर्गत होता है, यानी कि ऑक्सीजन की कमी हो, तब अगर इस तरीके का प्रोसेस हो, तब उस समय पर जो पाइरूवेट है वो लैक्टिक एसिड्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जब लैक्टिक एसिड बनता है तो वो कंडीशन एक तरीके से क्रैम्प्स वाली कंडीशन उत्पन्न होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस in which the pyruvate is converted into lactic acid in the case when there is a lack of oxygen। जब ऑक्सीजन की कमी हो और पाइरूवेट लैक्टिक एसिड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, then by producing the lactic acid there is a condition of cramps occurs। क्रैम्प्स की कंडीशन आ जाती है। तो ये तीन तरीके के प्रोसेस हम लोग देखते हैं, जहाँ पर एक में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, दूसरा जो कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होते हैं, और तीसरा ऑक्सीजन की कमी वाला केस हो गया। तो अगर हम इसको एक तरीके से समझने की कोशिश करें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पर मौजूद थे ग्लूकोज, हमारे पास मौजूद था जो कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल कंपाउंड है। ये साइटोप्लाज्म के अंदर पाइरूवेट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि 3 मॉलिक्यूल कंपाउंड है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल कंपाउंड है ये अपने आप में। इसके बाद यहाँ पर 3 प्रोसेस होते हैं, एक इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एक इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और वन इज इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा तब वहां से बनेगा इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस एनर्जी इज रिलीज। जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा तब वहां से बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल्स प्लस एनर्जी, लॉट ऑफ एनर्जी। When it is done in the lack of oxygen, then the lactic acid plus energy is formed, and that is the condition of the cramps। खिलाड़ियों को दौड़ते दौड़ते क्रैम्प्स की कंडीशन आ जाती है, फिर वो दौड़ नहीं पाते या हाथ पार जो है एक तरीके से फिर वहाँ पर मुड़ते हुए आपने देखे होंगे खेल के मैदान में। तो वो कंडीशंस यहाँ पर बनती है जब लैक्टिक एसिड बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होने लगता है ना। अब जो एनर्जी यहाँ से रिलीज होती है रेस्पिरेशन प्रोसेस से, वो एटीपी बनाने के लिए वहाँ पर इस्तेमाल हो जाती है। एटीपी मॉलिक्यूल्स बनने लगते हैं। एटीपी यानी एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ द बॉडी के नाम से जाना जाता है। एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है ये, तो इसको एनर्जी करेंसी के तौर पर जाना जाता है और ये शरीर के अंदर मौजूद रहते हैं। जब जब ज़रूरत पड़ती है तो ये एटीपी ही अपने अंदर से एनर्जी रिलीज करते हैं और उसका इस्तेमाल बॉडी के अंदर होने वाले प्रोसेस के अंदर किया जाता है। ये एडीपी से बनते हैं, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट से बनते हैं। एक और फॉस्फेट उसके साथ कंबाइन होता है इन प्रेजेंस ऑफ एनर्जी, देन द एटीपी इज फॉर्म्ड, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बनता है। एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें, ये तो ऑक्सीजन पर डिपेंड कर रहा है। तब अगर हम बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की और पूरी तरीके से डिपेंड कर रहा है ऑक्सीजन पर, तो कहीं ना कहीं ये
सुनिश्चित करना चाहिए कि ऑक्सीजन की जो ऑक्सीजन का एक तरीके से मिलना जो है वो बॉडी को अपने आप में रोके ना, कंटिन्यूसली ऑक्सीजन जो है वो लगातार मिलती रहे, जिससे अगर कंटिन्यूसली ऑक्सीजन मिलती रहेगी तो एरोबिक रेस्पिरेशन भी वहाँ पर पूरी तरीके से होता रहेगा। प्लांट्स के अंदर जो एक्सचेंज चलता है गैसेस का, इट इज डन विद द हेल्प ऑफ द स्टोमेटा, एंड स्टोमेटा आर द स्मॉल पोर्स, जिसके बारे में हमने पहले भी बात कर चुके हैं कि स्टोमेटा स्मॉल पोर्स मौजूद होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स बाय विच द गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस, जिनके द्वारा गैसियस एक्सचेंज चलता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उनके द्वारा उनसे ली जाती है और ऑक्सीजन को वहीं से बाहर की तरफ छोड़ा जाता है। और इस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन के नाम से जानते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज नोन एज ए डिफ्यूजन। डिफ्यूजन प्रोसेस से होता है, और वहीं पर वाटर मॉलिक्यूल का जो एक्सचेंज है वो हम लोग पढ़ा था कि उसको ऑस्मोसिस प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर डिफ्यूजन की बात करते हैं तो जो डायरेक्शन होता है डिफ्यूजन का वो अपने आप में उसकी सराउंडिंग्स पर डिपेंड रहता है। सराउंडिंग पर डिपेंड कैसे रहता है, जैसे हम बात करते हैं अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा है तो उस फोटोसिंथेसिस होते समय तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लेगा प्लांट, तो वो एनवायरनमेंट से लेगा और वो एनवायरनमेंट के अंदर ऑक्सीजन को छोड़ेगा। और वहीं पर जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती नहीं, ड्यूरिंग नाइट जब फोटोसिंथेसिस होती नहीं है, तब उस समय वो अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सॉर्ब नहीं करते। तो वो उसकी सराउंडिंग्स पर डिपेंड करता है कि कब कार्बन डाइऑक्साइड लेना है और कब उसको कार्बन डाइऑक्साइड एब्सॉर्ब नहीं करना। एनिमल्स के अंदर अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन लेने के लिए अलग अलग और तरीके से ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, जिनके इस्तेमाल से एनिमल्स जो हैं वो ऑक्सीजन लेने का काम करते हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कैन ब्रीथ द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो हैं वो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ले लेते हैं। वहीं पर अगर हम बात करते हैं जो एनिमल्स पानी में रहते हैं वो उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल डिजॉल्व फॉर्म में करते हैं। एनिमल्स विच आर लिव्स इन द वाटर टेक द ऑक्सीजन इन द डिजॉल्व फॉर्म, whereas those which are found on land means the terrestrial animals take up the oxygen from the atmosphere। वो सीधे सीधे एटमॉस्फेयर से लेते हैं और वहीं पर पानी में रहने वाले हैं वो डिजॉल्व फॉर्म में ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। डिजॉल्व फॉर्म में ऑक्सीजन जो है वो अपने आप में कम मौजूद होती है, इसलिए जो एनिमल्स पानी के अंदर रहने वाले होते हैं उनको ऑक्सीजन लेने का जो प्रोसेस है बहुत तेज़ी से होता है। और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के पास बात करेंगे ऑक्सीजन की क्वांटिटी अपने आप में बहुत ज़्यादा मौजूद होती है, तो वो कोई इस तरीके का प्रोसेस तेज़ी वाला प्रोसेस नहीं दिखाती। टेरेस्ट्रियल एनिमल के कंपैरिजन में जो एनिमल्स पानी में रहने वाले होते हैं उनका जो ब्रीथिंग रेट है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा होता है। ऑक्सीजन की अगर कमी होगी तो ब्रीथिंग रेट अपने आप में बढ़ जाता है, और अगर ऑक्सीजन का प्रॉपर क्वांटिटी मौजूद है तो ब्रीथिंग रेट अपने आप में नॉर्मल कह सकते हैं कि नॉर्मल रहेगा। फिशेज जो हैं वो माउथ से पानी को लेती हैं, उसको भेज देती हैं गिल्स के पास, और गिल्स जो है उसके अंदर से ऑक्सीजन को निकाल कर फिर उसको ब्लड के अंदर मिला देते हैं। तो इस तरीके का प्रोसेस फिशेज के अंदर चलता है।